तो आज हम 8th क्लास के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किसकी मदद से देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोला गया है क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या चीज़ है? तो वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। फिर सेकंड आता है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एयर से डायरेक्टली क्या लेती है जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और राइजोबियम ये क्या एयर से फिक्स करते थे मिट्टी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। कि जो एल्कोहल है वो किसकी मदद से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और देखो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेन तुम्हारे पास क्या चीज़ थी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था ईस्ट। ठीक है, YEAST। ठीक है, तो ईस्ट की मदद से एल्कोहल तैयार किया जाता है। अब फिर है कोलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। अब हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से जैसे वायरसेस हैं वो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, तो जो कोलेरा है वो किसकी वजह से होता है? तो कोलेरा जो बीमारी है ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अगर ये टॉपिक समझना है तो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको टिक द करेक्ट आंसर बोला है, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो ईस्ट है वो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है? ऑप्शन है शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। ये तो अभी किया हमने फिलअप्स में कि जो ईस्ट है वो एल्कोहल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, देखो कितना इजी है। फिर नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी जो है वो एंटीबायोटिक है? तो फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो चीज़ है वो एंटीबायोटिक है। तो हमें पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, टेट्रासाइक्लिन थी। ठीक है, तो ये हमने एंटीबायोटिक के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो आप समझना चाहते हैं तो वीडियोस को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट इसका, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। कि मतलब कि जो मलेरिया है, ठीक है, वो किस प्रोटोजोन की वजह से होता है। हमने ये भी पढ़ा था, इसके बारे में भी हमने वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो मलेरिया है वो किसकी वजह से फैलता है, प्रोटोजोन की वजह से फैलता है। वो कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो इसको फैलाता है? ऑप्शन है फीमेल एनाफेल्स मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फीमेल एनाफेल्स मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो मच्छर ही फैलाता है। ठीक है, पर उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफेल्स। फिर नेक्स्ट आता है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसका सबसे कॉमन जो कैरियर है वो क्या है? मतलब कम्युनिकेबल डिजीज को सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउस फ्लाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है द ब्रेड और इडली डग राइजेज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड और इडली का डग होता है वो राइज करता है किसकी वजह से? ठीक है, जो आटा होता है ना तो वो किसकी वजह से उठना शुरू कर देता है? ठीक है, हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से और नीडिंग की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। अब इसका रीज़न क्या है? हमने पढ़ा था कि जब हम आटे के अंदर थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से ईस्ट सेल जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, जब ईस्ट सेल ग्रो करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो जिसकी वजह से वो मतलब जो आटा है वो उठना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। फिर नेक्स्ट है
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, कि जब भी शुगर से अल्कोहल तैयार की जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन? नहीं। मोल्डिंग? नहीं। फर्मेंटेशन या फिर इन्फेक्शन? अब इन्फेक्शन तो बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है, कि जब क्या होता है कि एक बीमारी दूसरे को चली जाती है तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जब बीमारी लग जाती है किसी को। तो इसका सही आंसर होगा फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। फिर नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। अगर सॉल्व नहीं होता है फिर जाके आगे वीडियो को देखो। तो अब इसको मैच करते हैं। इसको मैच करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कि जो आपको सबसे पहले आता हो उसको मैच कर लो, तो उससे क्या होगा कि जो एरर होगा ना वो कम हो जाएगा। अब सबसे पहले बैक्टीरिया का अभी हमने पढ़ा एक्सरसाइज में कि बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि कोलेरा को कॉज करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट मैच हो जाएगा। अब राइजोबियम कितना हमने पढ़ा है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस का मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है। फिर ईस्ट क्या करता है, अभी हमने पढ़ा, ईस्ट क्या करता है, ब्रेड को बेक करने में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ का, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि फीमेल एनाफेल्स मॉस्किटो एक प्रोटोजोन है और वो मलेरिया को फैलाते हैं, तो इसका हो जाएगा कॉजिंग मलेरिया फिफ्थ, ठीक है। अब मान लो आपको वायरस का भी नहीं पता, ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ से दो नहीं आते हैं, मैं ऐसा अज्यूम करके चला हूँ, लैक्टोबैसिलस और अ वायरस। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 50-50 चांस लगा सकते हैं अगर पेपर में आपको नहीं आता हो, ठीक है, बाकी चार तो आपके ठीक हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब देखो जो वायरस है क्या वो दही बनाने में हेल्प करता है? नहीं। तो ये भी एक बैक्टीरिया ही करता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ कर्ड का हो जाएगा थर्ड पार्ट, और एक बच गया वायरस जो कि करेगा एड्स को कॉज, ठीक है, जिसकी वजह से एड्स होता है। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, तो ये इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपको मिल गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम जो एरर है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? इसका मतलब है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से मतलब खुली आंखों से देखा जा सकता है या नहीं? अगर नहीं देखा जा सकता तो उनको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कैसे उनको देखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, नो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द ह्यूमन नेकेड आई। अब हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंसान की खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और अगर ये भी है, अगर नहीं देखा जा सकता है तो उनको कैसे हम देख सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। आप वीडियो पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हो, बेस्ट आंसर है, ठीक है, और याद भी जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो सिंपल सा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर आगे देखो। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस और एल्गी। ये 5 इसके मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी वीडियोस में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, ये 5 मेजर ग्रुप हैं जिनको आपने याद रखना है और यही इसका आंसर भी है। फिर नेक्स्ट तो सबसे ईजी है, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो उसका आंसर होगा राइजोबियम, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ठीक है, आप उसको भी साथ में लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। कि हमारी ज़िंदगी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, उसके ऊपर आपने 10 लाइनें लिखनी है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है, या तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट 5 लाइन्स, ठीक है, तो फिर ये 2 या 3 नंबर का होगा। अब देखो क्या क्या फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहला पॉइंट इजी है याद करना, इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है थोड़ा सा ताकि आपको याद आसानी से हो जाए और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। लैक्टोबैसिलस इज यूज टू फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। फिर फर्स्ट पॉइंट तो इजी है। सेकंड पॉइंट आ गया राइजोबियम के बारे में। अब राइजोबियम का भी आपको पता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है एयर से और उसको मिट्टी के अंदर में फिक्स कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रो कर पाते हैं। तो 2 पॉइंट इजी हो गए। थर्ड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट फूड मेकिंग प्रोसेसेस। अब अलग अलग जो फूड मेकिंग प्रोसेसेस होती है उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। फिर फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। ये भी हमने पढ़ा था कि ब्रेड को बेक करने के लिए हमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जो वाइन है अल्कोहल को बनाने के लिए भी ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट इसका, जैसे डिकम्पोजर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी प्लांट और जो एनिमल है वो मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से उसकी डेड बॉडी गायब हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि ये काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो जो डेड बॉडीज़ होंगी वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे जो पोल्यूशन है, ठीक है, उसको भी कम करते हैं। फिर नेक्स्ट है माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेडिसिन बनाने के काम भी आते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि फंजाई की मदद से हम एंटीबायोटिक्स जो है वो बना रहे हैं, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से फिर हम डिजीज से रिकवर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन। अब हमारे स्टमक में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है डाइजेशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैनी वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार हो रही हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो डिजीज से प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। ये भी ईजी सा है। फिर नेक्स्ट दे आर यूज टू प्रिपेयर चीज़, ठीक है, वो चीज़ को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। फिर था ईस्ट इज यूज इन मेकिंग इडली एटसेट्रा। जो ईस्ट है वो इडली वगैरह को बनाने में भी हेल्प करता है। तो इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का है, लैक्टोबैसिलस आपने याद रख लिया, ठीक है, वो आगे आपको पता है कि वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड मेकिंग प्रोसेस, यहाँ से फूड मेकिंग प्रोसेस याद रख लो। फिर फोर्थ में प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स एंड ब्रेड, ठीक है। फिफ्थ में अपने क्या याद रखना है, रिड्यूस पोल्यूशन, जैसे कि डिकम्पोजर एग्जाम्पल याद रख लो, आपका पूरा का पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। फिर सिक्स है कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। मतलब 6 पॉइंट में आप मेडिसिन याद रख लो, साथ में एंटीबायोटिक याद रख लो, पूरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। फिर सेवन्थ है कि बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में मतलब क्या करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ से इंटेस्टाइन और प्रॉपर डाइजेशन वर्ड याद रख लो, 7th पॉइंट पूरा का पूरा याद हो जाएगा। 8th है सिर्फ वैक्सीन याद रख लो यहाँ पे, ठीक है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी वैक्सीन को तैयार करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 9th कि प्रिपेयर चीज़, ठीक है, इनका इस्तेमाल चीज़ को प्रिपेयर करने में किया जाता है। फिर 10th सबसे ईजी कि जैसे इडली वगैरह होती है तो उनको प्रिपेयर करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर आपने शॉर्ट पैराग्राफ एक जो है वो तैयार करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में लिख लो या फिर पॉइंट्स हटा के इनको डायरेक्ट पैराग्राफ में लिख लो। तो इसका आंसर क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स और ह्यूमंस में जो है वो डिजीज करते हैं, ठीक है, मतलब बीमारी को फैलाते हैं, जैसे कि कोलेरा, टीबी, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है वो फैलाते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो इजी है याद रखना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन और प्लांट्स में जो है वो या फिर एनिमल्स के अंदर जो है वो बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, टीबी हो गया, ये बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस के अंदर बीमारी फैलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये आसानी से याद हो गया। फिर नेक्स्ट है कि प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर फैलाता है, ठीक है, यहाँ से इसको याद रखना ज़रूरी है। फिर हो गया रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं को जंग लगना है, ठीक है, वो फंजाई जो है वो फंजाई की वजह से
जो है वो बीमारी प्लांट्स के अंदर फैलती है। फिर नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग इज आल्सो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये भी हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा खाना ख़राब हो जाता है और वहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस वो करते हैं। अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ईजी से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और आप जब एंटीबायोटिक्स आप लेते हो तो आपको क्या क्या सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार देती हैं, तो उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोके या फिर उनको पूरा ही मार दे, तो उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एक दो आपने इसके एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इराइथ्रोमाइसिन। इनमें से आप कोई 2 एग्जाम्पल याद करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि एंटीबायोटिक को हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर ही लें। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, सलाह देता है कि आप एंटीबायोटिक्स लो, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी है। फिर सेकंड है, अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है एंटीबायोटिक, तो जितना टाइम पीरियड उसने बताया है कि 1 हफ्ता लेनी है, 2 हफ्ते लेनी है, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, कोर्स को पूरा फिनिश करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या है कि एंटीबायोटिक्स को जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही लेना है। अगर 1 टैबलेट बोला है तो 1 टैबलेट ही लेनी है। अगर ज़्यादा लोगे तो क्या होगा कि ओवरडोज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होंगे जो आपके शरीर में कुछ हेल्प करते हैं प्रोसेसेस को करने में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप फिर से बीमार पड़ जाओगे, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हैं, इनको आपको बरतनी चाहिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स को लेते हो, ठीक है। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या कुछ और आप पढ़ना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड। थैंक यू।